नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लोकसभा चुनाव के रण में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इन दोनों चरणों में 16 सीटों पर मतदान हुआ। अब बाकी के 5 चरण में 64 सीटों की लड़ाई बाकी है। लेकिन बीते चुनावों से देखा गया है कि शुरुआत के 2 चरण ही आगे की रूपरेखा तय करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी के 1/5 कंप्लीट होने पर कौन सा दल कहां खड़ा है। अस्सी लोकसभा सीटों वाले सूबे में 2 चरणों की 16 सीटों पर चुनाव के साथ ही 1/5 यूपी कंप्लीट हो गया। लेकिन 7 चरणों के इस चुनावी चक्रव्यूह में 5 का पंच अभी बाकी है। बीजेपी के अंकगणित, गठबंधन के गुणागणित और इकलौती लड़ रही कांग्रेस के इतिसिद्धम में दोनों चरणों का सियासी गणित देखें तो इन 16 सीटों पर बीजेपी और गठबंधन ने जमकर दम दिखाया है। जाट, मुस्लिम और दलित वोटरों के बिसात पर एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन ने राजनीतिक शास्त्र को थोड़ा बदल दिया है। इन दोनों चरणों के बाद गठबंधन वालों के चेहरों पर चमक है। पहले चरण में जो बरसात हुई है वोटों की, शायद इससे भी ज्यादा बूंदें गिरी हैं, बरसात से ज्यादा आवाज आई है और ये हर चरण में बढ़ता चला जाएगा। अब 2014 के पन्ने पलटकर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सभी सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। लिहाजा 2019 में भी इसी को दोहराने का मिशन सामने है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को रोकने के लिए सपा और बसपा ने एक साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस हकीकत को यह समझते थे कि मोदी की आंधी में हम दोनों तिनके की तरह उड़ जाएंगे। पश्चिम की इस परखनली में कांग्रेस के पास जहां खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ, ऐसे में कांग्रेस ने कई सीटों का समीकरण गड़बड़ा दिया है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर आदि सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी और गठबंधन का रास्ता रोके खड़ी है। डीएसपी, एसपी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता है। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन 3 पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। बहरहाल 2 चरणों के चुनाव के बाद सभी दलों का अपना अपना दावा है और अपना अपना गणित है। 1/5 यूपी के कंप्लीट होने पर सवाल ये है कि 16 सीटों पर चुनाव के बाद अब कौन सा दल कहां खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण के बाद कई नेताओं की जुबान भी बदली हुई नजर आ रही है। चलिए इस वक्त खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे अब मुलाकात करवा दें। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे, और हमारे साथ संजय राय हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अवधेश वर्मा है, दलित चिंतक। रतन मणि लाल, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आसिफ रिजवी भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। रिजवी भी जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस की ओर से। अमिताभ जी, आज की अगर हम बात करें, 2 चरण के चुनाव मतदान संपन्न हो चुके हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें, उनकी भाषा बदली हुई दिख रही है। अभी तक सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लेते थे, लेकिन अब एसपी, बीएसपी को भी ले रहे हैं वो निशाने पर। और वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी चाय वाले हैं तो दूध वाले तो हम हैं। कहां खड़ी है सभी पार्टियां 2 चरण के चुनाव के बाद? देखिए, मैं सीटों के प्रेडिक्शन में तो जाना नैतिक रूप से कभी उचित नहीं मानता, और सार्वजनिक मंच पर कतई नहीं होना चाहिए। वो राजनीतिक दल कहें सुने वो अलग बात है, हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता का विशेषाधिकार है। ये ईवीएम के गर्भ से ही निकलना चाहिए, जय पराजय का ब्यौरा। इन कुछ ट्रेंड्स पर हम लोग जरूर बात कर सकते हैं। आज शाम होते होते
जो सबसे बड़ी खबर मेरे लिहाज से आई, पोलिंग कितने परसेंट हुई, कहाँ ईवीएम खराब हुआ, कहाँ क्या हुआ, वो छोटी घटनाएं थी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल चीज जो समझ आई मुझे वो ये राहुल गांधी का बयान। इससे पहले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में राहुल जी के जितने भी बयान आए, सब में उन्होंने कहा कि भाई हम सपा बसपा से नहीं लड़ेंगे, हमारा उनका लक्ष्य एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य यही है, एक है। यही बात प्रियंका जी ने कही, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही, यही राहुल गांधी ने कही। आज पहली बार समाजवादी पार्टी की जनाधार वाली सीट बदायूं, जहां से धर्मेंद्र लड़ते हैं, वहां खड़े होकर राहुल गांधी ने हुंकार भरी कि भाजपा सपा बसपा तीनों ने मिलकर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। तो भाजपा का नाम खबर नहीं है, खबर है सपा बसपा का नाम भी आ गया। ये बड़ी एक राजनीतिक खबर मुझे लगा आई है, जो कम से कम एंटी बीजेपी फोर्सेस के बीच में क्या चल रहा है। और अभी तो 5 चरण बाकी हैं, अभी तो 2 फेरे हुए, अभी बिटिया बाप की है, अभी विदा नहीं हुई, सप्तपदी के बाद विदाई है। तो यहां लोकतंत्र की सप्तपदी है उत्तर प्रदेश में। ऐसी नौबत क्यों आई? राहुल गांधी को आखिर क्या लगा सेकंड फेज आते आते कि नहीं भाई अब कांग्रेस को सपा बसपा को भी निशाने पर लेना चाहिए? एक और दूसरी बात जो मुझे लगता बड़ा संकेतक है वो ये, भारतीय जनता पार्टी उसको कितना संकेतक मानती नहीं मानती ये उसका काम। जब उत्तर प्रदेश में एक 22-23% का मालिक दल, एक 20% के आसपास का प्रभुत्व रखने वाला वोट शेयर का वो दल, जब वो 2 अलग अलग लड़ते हैं तो कम वोटिंग में भी मान लीजिए कि सपा के 23% कहीं वोट पड़े, बसपा को 20% मिले और भाजपा को 25% भी मिल गया तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अब जो सिनेरियो है उसमें मुझे लगता है जो वोटिंग परसेंटेज है उत्तर प्रदेश का वो कमजोर है। 14 के मुकाबले हो सकता है 1% की कमी दिखे आपको आंकड़ों में, लेकिन मौजूदा राजनीतिक घटना 14 से इसकी तुलना आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 14 में सपा बसपा अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए 14 को बेंचमार्क नहीं मान सकते। अब आपको बेंचमार्क मानना है तो आपको 43% वोट शेयर को एक साथ रखना होगा, इसलिए फिर ये 70% के पार पोलिंग जाए तो बीजेपी के लिए शुभ होगा, अन्यथा बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होती रहेगी। पहले चरण का चुनाव भी देख लीजिए और दूसरे चरण का भी देख लीजिए। मुझे 2 बातें समझ में आई। रतन मणिलाल जी के पास चलूंगा सबसे पहले, राजनीतिक लोग तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। रतन मणि जी, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण, और एक बात और कह दूं, हालांकि आपके संज्ञान में जरूर होगी लेकिन फिर भी राजनीतिक लोगों के लिए बता दूं, भारत में जब से चुनाव आरंभ हुआ, भैया संजय बाबू सुनिएगा ध्यान से, जब से चुनाव आरंभ हुआ 31% वोट शेयर पर किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी पहली बार मिली, अन्यथा 272 क्रॉस करने के लिए कांग्रेस को भी और जनता पार्टी को भी लगभग 40% के आसपास पहुंचना पड़ा। 35 से नीचे तो कभी किसी के भाग्य में फुल मेजॉरिटी आई ही नहीं। वो इसलिए आ गई शायद क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था। रतनमणि जी, ये दोनों टिप्पणियां जो मैंने की, राहुल जी को क्यों लगा कि अब की लपेट लो सपा बसपा को भी, अब बहुत देर हो गई, एक, और दूसरा कम वोटिंग 14 के मुकाबले पर मैं बहस नहीं कर रहा, मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए, गठबंधन को देखते हुए, क्या 60-62% की वोटिंग बीजेपी के लिए संतोष का विषय हो सकती है? इसमें जो आपने पहली बात कही अमिताभ जी, वो बिल्कुल तुरंत नोटिस में आ गई थी जैसे ही ये बयान टीवी पे आना शुरू हुआ
कि राहुल गांधी ने शायद इस चुनाव के प्रचार में पहली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी निशाने पे लिया और उनको भी प्रदेश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा। इसके पहले उन्होंने ये नहीं कहा था और बिल्कुल आपने सही याद किया कि वो कहते थे कि उनकी लड़ाई सपा बसपा के साथ नहीं है, बल्कि उनके साथ मिलकर वो भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक चरण बीत जाने के बाद और दूसरे चरण की वोटिंग होने वाले दिन इस तरह का बयान आना, ये निश्चित तौर पे इस बात की ओर तो संकेत करता ही है कि उन्हें आने वाले 5 चरणों में जो पार्टी के सामने कैंपेन की जो दिशा होनी चाहिए उसके बारे में निश्चित संकेत मिल चुके हैं कि अब उनकी पार्टी को अगर कहीं पे एक नोटिसेबल इम्पैक्ट भी अगर डालना है तो उन्हें ये स्थापित करना पड़ेगा कि वे चुनाव में वाकई में एक स्ट्रांग थर्ड एंगल के तौर पे लड़ रहे हैं, न कि किसी एक एंगल के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा इंप्रेशन आगे आने वाले दिनों में गया कि ये तो साहब एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ हैं, तो शायद हम उन दोनों के बीच में जिसको हम बेहतर समझेंगे उसको चूज करेंगे, और जरूरी नहीं कि हम आपको चूज करें, क्योंकि आपकी पार्टी पिछले कई वर्षों से, दशकों से जो पॉलिटिकल स्पेस है वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है। तो इसलिए उनको भी अपने आप को फाइट में लाने के लिए ये कहना पड़ा। ये वाकई में ये नोटिसेबल है और ये आने वाले 5 चरणों के कैंपेन को एक निश्चित दिशा देगा। जो आपने दूसरी बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले राउंड में जो पहला राउंड था, उसी राउंड के अंत में जब दिन की पोलिंग समाप्त हुई थी, तब भी ये नजर आने लगा था कि जिस तरह का एक टर्नआउट की अपेक्षा की जा रही थी वो टर्नआउट नहीं हुआ। इसके जो मायने निकल सकते हैं वो ये कि शायद लोगों में अपनी चॉइस को की ओर वोट देने का जो उत्साह अपेक्षित था, जो कि एक पार्टी अपेक्षा कर सकती थी, वो उत्साह नहीं दिखा। और ये आमतौर पे इस तरह की अगर वोटिंग पैटर्न होती है तो जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी का कैंडिडेट पिछली बार जीता था, ये उसके लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता। हालांकि ये कोई ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन आमतौर पे जो हम लोगों ने देखा है पिछले इतने सालों में, सामान्यतः ये व्यवस्था है। ठीक बात जी रतनमणि जी। मैं सबसे पहले संजय राय के पास चलूंगा, वहां से प्रतिक्रिया लूंगा। आशुतोष वर्मा भी आ गए हैं, तब तक वो तैयारी भी कर लेंगे वर्मा जी। राहुल गांधी के बयान पर आज बड़ा संकट होगा उनके सामने। संजय राय, रतन भाई ने जो बात कही उसमें एक बात जोड़ दूं, बीजेपी का वोटर मोटे तौर पर शहरी वोटर अपेक्षाकृत ज्यादा है ग्रामीण के मुकाबले, गठबंधन का वोटर शहर के मुकाबले गांव का ज्यादा है। और ट्रेंड बताता है, इलेक्शन कमीशन के डाटा बताते हैं, ग्रामीण इलाकों का वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू शहरी वोटर। ठीक, और जब गठबंधन हो सामने तब 62%, 61% की पोलिंग से वैतरणी पार कैसे होगी प्रभु? एक। दूसरा, ये आपके लिए बुरी खबर, और एक अच्छी खबर ये कि राहुल गांधी ने सपा बसपा को भी लपेट लिया। अब आप ये कह सकते हो कि भाई चलो है, हम अकेले नहीं है बर्बादी की जिम्मेदार। संजय राय जी। जी अमिताभ जी, एक तो जो वोट है गठबंधन का, तो क्या जैसे कि अभी बात हुई कि जो सत्ताधारी दल है कम परसेंटेज होगा तो उसको नुकसान सामान्य रूप से माना जाता है, लेकिन कोई नियम नहीं है। लेकिन एक दूसरा भी सिक्के का जो दूसरा पहलू है इस वोटिंग पैटर्न में, कि जो दोनों दल हैं सपा और बसपा, ये दोनों दल लगभग 2 दशक से एक दूसरे से दुश्मनी ठीक से पाले हुए थे। दोनों का जो वोटर है नीचे बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको ओवरनाइट आप दिमाग में से हाथी निकाल के साइकिल बैठाना और साइकिल निकाल के हाथी बैठाना भी कठिन है। और दोनों के वोटर को यह पता है कि ये लोग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार ने दोनों वोटर का जो गरीब तबका है, जो बीपीएल में आता है, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से लेकर संजय राय, ये एक बातें हुई। एक मिनट, ये सैद्धांतिक बहस, ये सैद्धांतिक तर्क नहीं, व्यवहारिक बात करो। हम भी सियासत जानते हैं, आप भी जानते हो। यही तर्क बिहार में दे रहे थे आप लोग,
जब नीतीश और लालू एक हुए थे कि आकर जमीन पर वोटर खिलाफ है, उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती है, लालू नीतीश दुश्मन रहे हैं, क्या हुआ नतीजा? अरे भाई दूध का जला तो छाछ भी फूंक के पीता है। वहां जो बात हुई थी हमारे खिलाफ, अमिताभ जी वहां जो है एक झूठा इंटरव्यू जो है आरएसएस के सरसंघ चालक का लेकर के इन लोगों ने पूरे वोटर को समझाया था कि आरक्षण बीजेपी खत्म करेगी। आप समझिए, केवल बीजेपी के खिलाफ गठबंधन नहीं था, आरक्षण खत्म करेगी, इस बात को लोग समझाने में सफल हुए और हम निश्चित रूप से हम नहीं सफल हुए अपनी बात समझाने में। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं जी, लेकिन मैं एक बात कहता हूं आपको कि देखिए, ऐसा है कि कहीं न कहीं बीएसपी और एसपी के लोग मोदी जी के कारण, मोदी जी का अगर लोकप्रियता कम रहती तो ये लोग गठबंधन करते क्या? अगर लोकप्रियता जैसी कांग्रेस की 2014 के इलेक्शन में भाई रोकूंगा संजय, रोकूंगा, बाकी मेहमानों के पास भी चलना है संजय, रोकेंगे भाई, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। नहीं, बस आधा मिनट, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड, केवल एक बात, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में सहारनपुर से लेकर के बिजनौर लेकर के सीतापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव को लेकर के, भदोही, चंदौली, शिवकन्या कुशवाहा को लेकर के कांग्रेस तो गठबंधन को डेंट करने के लिए काम ही कर रही है, क्योंकि मायावती जी ने कांग्रेस को ठीक से बेइज्जत किया उत्तर प्रदेश चुनाव में। इसलिए लड्डू बांटो, वो चीज खुल के भी राहुल जी आप लड्डू बांटो। ठीक है, ठीक भाई, रुको दादा, रुको, आप लड्डू बांटो इस बात पर। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि अगर गठबंधन को कांग्रेस डेंट कर रही है। एक बात मैं जोड़ संजय राय के लिए कहूंगा, उसके बाद आशुतोष वर्मा के पास जाऊंगा। मेरे तथ्य भगवत गीता की तरह पवित्र रहने चाहिए। मैं बहस में इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूं, किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे वो उसकी दिक्कत। एक तथ्य और रखता हूं, फिर बहस आगे बढ़ाता हूं। पिछले लगभग 1.5-2 दशक में उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में काशीराम की पार्टी और मुलायम सिंह की पार्टी, उसका नाम कुछ भी रहा हो, बसपा का तो नाम ही एक ही रहा, मुलायम सिंह जी की पार्टी कभी हाँ समाजवादी रहा, ठीक है, समाजवादी पार्टी, ये तो अभी बनी शिवपाल की। सजपा रहा, कोई लहर रही हो, अरे सुन लो, कोई लहर रही हो, कोई मुद्दा रहा हो, राष्ट्रीय फलक पर कोई चेहरा उतरा हो, चढ़ा हो, इनका वोट परसेंटेज 40 से 44 के बीच में घूमा है दोनों का। हर सूरत में मौसम कोई रहा हो, ओले पड़े हो, आग बरसी हो, बाढ़ आई हो, सूखा आया हो, इससे मतलब नहीं। जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। मेरी बात गलत निकलेगी तो पत्रकारिता छोड़कर दूसरा कोई काम कर लूंगा। तर्क तो तर्क की स्थिति में होना चाहिए ना। आप मुझे कोई एक ऐसा अवसर बता दीजिए कि नहीं तब इन दोनों का वोट मिला के 20% बचा था। नहीं ना, मायावती की पार्टी को सीट एक भी नहीं आई, लेकिन वोट परसेंटेज उनके पास 20 से ऊपर रहा उस वक्त भी। इसका मतलब मायावती की पार्टी के पास 20-22% और 22 से 24% वोट अखिलेश यादव की पार्टी के पास कंसोलिडेटेड वोट है ना। तो उतना तो मानना चाहिए, तथ्य को तो मानना चाहिए। तथ्य तो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें कोई कलर मिक्सिंग नहीं हो सकती। और ये भाजपा को भी मैं सलाह दूंगा, तथ्य को जितनी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे उतनी ही अच्छी रणनीति भी बना पाएंगे। और जब मान के ये चलेंगे कि ना ये कुछ नहीं, तो चूक हो जाती कई बार। इतिहास ऐसी चूकों से भरा पड़ा है, इधर की भी उधर की भी। आशुतोष वर्मा, आपका ही मैं इंतजार कर रहा था दोस्त जी। अभी तक गुडी गुडी चल रहा था, धन्यवाद। बोले हम सब मिलके लड़ रहे भाजपा से, मोदी हटाओ, गठबंधन लाओ। अखिलेश जी ने भी कई बार कहा, पूछा कांग्रेस, बोले भाई आप लोग लड़ाई मत लगाओ, कांग्रेस तो है ही हमारे गठबंधन में, हम सब एक है। मायावती जी जरूर समय समय पर थोड़ा डंडा फटकार देती थी, लेकिन अखिलेश जी तो सॉफ्ट स्पोकन थे, बिल्कुल रिश्ता बना के चल रहे थे।
आज तो राहुल गांधी ने नाते रिश्तेदारी सब खत्म कर दी, और वो भी बदायूं में। बोले सपा, बसपा और भाजपा तीनों ने प्रदेश बर्बाद कर दिया। तो भाजपा कोई खबर नहीं है, भाजपा को तो उनको बोलना ही है। आपसे इतनी नाराजगी क्यों हो गई कि आपको भी लपेट लिया, वर्मा जी? हाँ जी अमिताभ जी, देखिए बात बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी के स्वर बदले हैं, अभी जैसे कि चुनावी विश्लेषण जिन्होंने बड़ा अच्छी तरह बताया कि वोटिंग परसेंटेज जो 2014 का था और जो 2019 का हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, वो कहीं भी जो है 60-65 के ऊपर नहीं जा रहा है। और ये तो आप भी मानते हैं कि जो माहौल या जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष माहौल 2014 में था, पहले तो मैं बता दूं कि संजय राय जी ये कह रहे हैं कि हम लोग डरे हुए, देखिए हम बिल्कुल डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। हम तो मानते ही है कि आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, हमारी लड़ाई है, छोटी लड़ाई तो हम लड़ ही नहीं रहे, इसीलिए हम साथ में आए हैं। तो जो माहौल तब था और अब माहौल में अंतर है, ये भी आप मानते हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि जनता का झुकाव किधर है। अब जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को पीछे से 10-20 सीट पर लड़ाई लड़ने जा रही थी, राहुल गांधी पड़ रहा है, राहुल गांधी आप बिल्कुल आपसे बिल्कुल हो गए इतना। मैं इसी पे आ रहा हूं, मंच पर रिश्ता तोड़ दिया। अमिताभ जी 10 सेकंड तो दीजिए। ट्रिपल तलाक दे दी, ट्रिपल तलाक तो दे दी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को लग रहा था कि ये जो राहुल गांधी जी को लग रहा था कि वो कहीं से 20-25 सीटों के बारे में कुछ काम कर सकेंगे, जिस तरीके से स्ट्रिंग दिख रहा है, तो वो एक पूरा गठबंधन वर्सेस बीजेपी हो रहा है। तो किस तरीके से जो बची कुची सीटों पे अपना अस्तित्व बचाया जाए, मुझे लगता है ये वक्तव्य उसी की शुरुआत है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आशुतोष ठीक है, ठीक आशुतोष भाई, वैसे आपको भी एक सलाह दूं। अब पर्देदारी से काम चलेगा ना, पर्दा उठा दिया राहुल गांधी ने, अब आप भी पर्दा उठाओ। नहीं मैं तो बिल्कुल बता दिया मैंने आपको, मैंने निपट लोगे बता दिया आपको भैया। अब इशारों में नहीं चलेगा, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि आप भी जिम्मेदार हो बर्बादी के। ठीक ठीक, आसिफ रिजवी ठीक है। आशुतोष, अमिताभ जी आप तो मान लो फाइट ट्रायंगुलर नहीं है, फाइट ट्रायंगुलर नहीं है, 1-to-1 फाइट है। एक गठबंधन है, दूसरा किसी को और आसिफ ठीक है, ठीक है। आसिफ रिजवी, पहले लग रहा था शादी न सही, सिंदूर न सही, लिव इन चल रहा है कांग्रेस और गठबंधन है। अब तो ट्रिपल तलाक हो गया, वो भी मंच से नहीं। हालांकि मोदी जी ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित कर दिए देश भर में, कानून बन गया, अध्यादेश आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहना भगाओ भाई, ऐसे दलों को चिमटे से नहीं छूना। सियावर रामचंद्र की जय, सत्यनारायण की कथा पूरी कर दी उन्होंने। अच्छा, अचानक एक बात बताइए, कल तक मोहब्बत थी, देखिए ऐसा लग रहा था कि वैलेंटाइन हो रहे हैं सब आपस में, अचानक से ऐसा क्या हुआ वज्रपात कि इतना कोप? बोले बर्बादी की जिम्मेदारी है ही दोनों। रिजवी साहब, 23 मई का कुछ ख्याल नहीं रखा आपने? 23 मई को शाम को हो सकता है अखिलेश जी को फोन लगाना पड़े, बहन जी को लगाना पड़े, नहीं? अमित अग्निहोत्री भाई, आपने कहा कि मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पे जो बैन लगा दिया है, लेकिन साथ ही साथ वो एक चीज सिखा भी गए हैं कि बिना कुछ कहे भी छोड़ सकते हो। 3 तलाक कहने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो पत्नी को। भारतीय जनता पार्टी, वो एक मैंने रूपक दिया था, उस पर बहस करने के लिए नहीं आए थे हम, ठीक है ना? मैंने जो सवाल आपसे पूछा उस उतनी बात करिए। आगे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, वहीं पर रहिए। वहीं आ रहा हूं भाई, वो एक रूपक था बस, हाँ ह्यूमर था, वहीं पर आ रहा हूं। तो रूपक का जवाब बस मेरा भी एक रूपक ही था, बस मैं कह रहा हूं। ठीक है, वो मूल विषय हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव को कंगल बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो लोग विधानसभा के अंदर हंसते हंसते हाथ मिलाते हैं, विधानसभा के बाहर उल्टे सीधे बयान देकर अली और बजरंग बली करते हैं। मूल जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, मूल जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में कि साहब कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उससे चुनाव को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रोकूंगा आसिफ, एक मिनट रोकूंगा। सपा बसपा को गाली दिए बिना बेरोजगारी की पर चर्चा नहीं कर सकती थी कांग्रेस, मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती थी।
ये इनको लतियाना जरूरी था? मैं कह तो रहा हूं, क्या ऐसा कोई एम्बार्गो है कि जब तक सपा बसपा को नहीं लठियाओगे तब तक चर्चा नहीं हो सकती? अरे भाई, और क्या पॉलिटिकली क्या होता लठियाना? यही होता है कि भाई बर्बादी की जिम्मेदार तीन। नहीं, दूसरी बात तो मैं कह रहा हूं, अब आप तो गजब प्रवक्ता हो भाई। नहीं, अगर दोनों मिलजुल, मैं क्या कह रहा हूं, अगर गांव, किसान, खेत, गरीब, और हमें ये कहना इनके है, मुद्दे उठाने के लिए ये कहना जरूरी था क्या कि सपा बसपा भी बर्बादी के जिम्मेदार? मेरा सवाल ये है इतना। अब आपसे सीधे ही सवाल करूंगा, रूपक में नहीं, आप भटक जाते हो। सीधा सवाल, गांव देहात गरीब की का बात उठाने के लिए क्या सपा बसपा को बर्बादी का जिम्मेदार बताना जरूरी था? जी बोलिए। सीधा जवाब यह है कि जानबूझ के अगर दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग अली और बजरंग बली करके देश की जनता का जहन और दिमाग प्रदूषित करने का काम करेंगे तो जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि विधानसभा के अंदर जो है योगी जी और आजम खान जी हाथ मिला के हंसते हैं और बाहर आके जनता को बजरंग बली और अली कह के लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आसिफ, ठीक है, बताना ही पड़ेगा ना ये सच्चाई। आप ठीक है, आप अच्छा है, कांग्रेस ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी ले ली, इट्स गुड। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी ले ली। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अवधेश वर्मा, अब तो मानना पड़ेगा जी अमिताभ जी, ठीक है, कि बहन जी पहले समझ गई थी और वो अखिलेश यादव को भी समझा रही थी कि हल्के ही सही कांग्रेस पे कुछ ना कुछ लगाते रहो। मुझे लग रहा है अखिलेश जी कुछ नातेदारी रिश्तेदारी के मुंह में रहे नहीं? बहन जी तो आक्रामक थी। आपने जो बात कही एकदम पूरा, वो तो कांग्रेस भाजपा को एक ही लाठी से हाँक रही थी। देखिए अमिताभ जी, लेकिन अखिलेश जी उससे संकोच कर रहे थे। आज तो राहुल जी ने मंच से क्लियर कर दिया। जी देखिए अमिताभ जी, आपने एक बहुत मूल मंत्र बात कही, एक मूल सार कहा जो लोगों को समझना चाहिए और बहुत साफ गोई स्वीकार करना चाहिए। अमिताभ जी, आपने एक बहुत बड़ी बात करी जो जिसको लोग इधर उधर की बातें कर रहे, भटका रहे। आपने बहुत बड़ी बात करी कि 2014 की जो हवा थी उसको छोड़िए, अब आप 2019 के जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक चीज आप समझिए, जो दो गठबंधन मिले हैं, एक 43% 44% इनके पास वोट है। आपने देखा होगा कि भाजपा के अमित शाह जी लगातार ये बात कहते रहे, कई बार ट्वीट किया कि हमको 51% पर के लिए हम पूरी फाइट करेंगे, भले ये लोग एक हो गए। आपने बहुत साफ गोई से बात करी जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब वोट 60% पड़ रहा है, 62% पड़ रहा है, 44% जो 2014 का जब लहर थी वो वाला अगर वोटर 44 एक तरफ भाग जा रहा है तो भैया आप 30% में कैसे लड़ाई लड़ोगे? 30% में तो आप अपने आप आउट हो जाओगे। जो लोग समझना नहीं चाह रहे और जो लोग समझ के यार ना समझ बन रहे, जो आपने मूल मंत्र बात बताई लोगों को, जो वो लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी को यह लगा, पहले उन्होंने जब प्रियंका गांधी को लाए, उनको लग रहा था कि गठबंधन का जो 44% वोट है, प्रियंका जी जब आएंगी तो निश्चित तौर पर कुछ उसमें का वोट हमारे तरफ भागेगा। जब उन्होंने देखा कि गठबंधन का वोट पूरी तरीके से इंटैक्ट है और जब 44 उधर भाग जा रहा है, 30% अगर मान लीजिए 20% 25% और बचा, उसमें भारतीय जनता पार्टी मुक्त शेयर में हम कहां जा रहे हैं, तब उनको लगा कि अब तो हमारा मामला गड़बड़ हो रहा है, हमको इनका वोट तभी हो सकता कुछ इधर उधर आ जाए, अब हमको सीधे सीधे एकदम इनके खिलाफ फ्रंट पे उतरना पड़ेगा कि इन्होंने बर्बाद किया। और एक चीज देखिए, राहुल गांधी बोल तो गए सब कुछ, चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया उसकी बात कर रहे हैं। अरे भैया, जब राष्ट्रीय चुनाव लड़ रहे हो तो राष्ट्रीय बात करो। अब राष्ट्रीय अगर बात करते तो उनके ऊपर यह सवाल उठने लगता कि जब केंद्र में आप सत्ता चला रहे थे उस समय इसी भाजपा और सपा की बदौलत चला रहे थे, तो केंद्र को बर्बाद किया, ये बोलोगे तो लोग कहेंगे अच्छा भाई आप तो सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। तो इन्होंने लगा कि भैया कह दो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। तो ये राहुल गांधी की जो एक सियासत है उनको ये समझ में आ गया है कि अब वो जो 25% वोट जो है जिसमें भाजपा और ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहां से निकाले। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब फ्रंट पे खेलो, अब तो सब खेल जा ही रहा, सब बिगड़ रहा है, फ्रंट पे खेल को हो सकता कुछ मिल जाए, अन्यथा आने वाले समय में अमेठी और वही जो इनके बदौलत जो छूटी है, नहीं तो हमारा कहीं भी कोई नहीं जाएगा। इसलिए मुझे मेन का इशारा करें ब्रेक के लिए, वो ब्रेक लेंगे। बहस इस बात पर कि जब 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो कहां किस स्थान पर। अमिताभ जी, राहुल गांधी ने आज जो स्टैंड लिया, जिस तरीके से खुलकर उन्होंने एसपी बीएसपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, बर्बादी का जिम्मेदार उनके ऊपर भी डाल दिया,
क्या कहीं कोई देरी तो नहीं कर दी कांग्रेस ने? क्योंकि इससे पहले तक तो स्थिति यही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कांग्रेस की लड़ाई किससे है। वही सवाल आसिफ रिजवी से सीधे पूछ रहे। रिजवी साहब, ये जी तत्व ज्ञान, जैसे सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बने तो उनको वृक्ष के नीचे बैठकर तत्व ज्ञान हुआ, वैसे ये तत्व ज्ञान आपको दूसरे चरण के आधा मतदान बीत जाने के बाद क्यों हुआ बदायूं में? ये तो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले हो सकता था कि भाई तीनों लोग गड़बड़ है। तब तक कुछ संभावनाएं देख रहे थे क्या? कांग्रेस कुछ पॉसिबिलिटीज देख रही थी? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि विधानसभा के अंदर बैठी हुई रणनीति जब रोड के ऊपर आई, जब जब चुनाव को केवल धर्मों में और जातियों में बांटने की कोशिश करी गई, जब एक दूसरे से बात करके अली और बजरंगबली पे बयान आने लगे, जब गुड्डू पंडित जैसे लोग खुलेआम मां बहन की गालियां देने लगे, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद देश के सिपाही की गर्दन पकड़ के कहने लगेगा मैं पोलिंग बूथ के अंदर जाऊंगा, लो डीएम से बात कर लो, तो अब तो बताना ही पड़ेगा ना। देश की जनता को के साथ मिल बांट के जो है हिंदू मुस्लिम करा के झगड़ा करा के जो है चुनाव को बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है। अब ठीक है, समझ ठीक है। आशुतोष वर्मा, ठीक है। आसिफ रिजवी, ठीक है। आशुतोष वर्मा ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा ने मिली कुश्ती शुरू कर दी, इसलिए कांग्रेस को आना पड़ा और ये बोलना पड़ा राहुल गांधी को। देखिए अमिताभ भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इस समय लड़ाई में दो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में। पहला खिलाड़ी सबको पता है, महागठबंधन खड़ा हुआ है। दूसरी खिलाड़ी कौन होगा और बचे हुए वोटों में फाइट कौन करेगा, ये नुरा कुश्ती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पहले से है, एक एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, ठीक है, लेकिन जो बचे हुए कोटों में अगर जो कांग्रेस अपना हाथ मारना चाहती है, सिर्फ उसको समझ में आ रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है कि मैं हूं यहां दूसरा खिलाड़ी। और मुझे लगता है कि अमिताभ भाई कि अब दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 1/5 16 सीटें भाई निपट गई हैं, माहौल आपका आ चुका है उत्तर प्रदेश में। तो अब मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है, ये स्ट्रेटेजिकली थोड़ा लेट पॉइंट हर जगह कर रहे हैं और यहां जागते देर कर दी। ठीक है, संजय राय कांग्रेस कह रही है कि भाई भाजपा और सपा नूरा कुश्ती कर रहे थे, उससे इनको बेचैनी हुई और इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम सत्य से साक्षात्कार करेंगे। अमिताभ जी, 3 लोग जो है भाजपा की आलोचना किए हैं। मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि 10 सेकंड ज्यादा मैं समय लूंगा। पहली बात तो यह है ना, सबका जो बिल्कुल कांग्रेस का वोट है वो गठबंधन का कॉमन वोट है, उसी में बांटना है, उसी में बांटना है, भाजपा में से नहीं बांटना। एक दूसरी बात, एक छोटी बात मैं कह दूं कि जब 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारा लगा था, उस समय भी भाजपा अकेले दोनों से ज्यादा वोट पाई थी, जबकि उस समय काशीराम जी जीवित थे, उनके साथ जो है जाटों के अलावा दलित भी था और मुलायम सिंह जी के साथ यादव के अलावा अन्य बैकवर्ड भी थे। आज जो है मुलायम सिंह जी का परिवार बिखरा है, आज काशीराम जी नहीं है, जाटों के अलावा दलित भाजपा के साथ है और जो है कि यादव के अलावा बैकवर्ड भाजपा के साथ है। तो ये नहीं अर्थमेटिक। और एक तीसरी बात, 80 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ी थी, सपा और बसपा, लोकसभा 14 में, तो 80 सीट पर ये लोग कमी सीट थी जहां मुस्लिम लड़ाए थे, बाकी पे ये लोग बहुत लोगों को लड़ाए थे। उन जातियों का, उन लोगों का वोट कहां गया? उन लोगों का तो 40 ही कॉमन सीट बात धर्म और जाति होगी, इसलिए आम हिंदुस्तानी की नहीं दो होगी। जाति पार्टियां हैं तो बात किसकी होगी? 14 पैमाना नहीं हो सकता, पार्टियां हैं, ये केवल जाति धर्म की बात करेंगे। पार्टियां हैं, इनको धर्म दिखता है, जात दिखती है, जाति से ऊपर भारतीय इंसान नहीं दिखता, जाति हटा दिया जाए इनको इंसान नहीं दिखता, इनको लगता ही नहीं है कि हमारे देश के नागरिक भी रहते हैं। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा और जिस दिन इनको बेरोजगार नहीं दिखता, इनको बीमार नहीं दिखता, इनको परेशान नहीं दिखता, कांग्रेस का इनको केवल मुसलमान दिखता है, हमेशा इनको केवल दलित बैकवर्ड मुसलमान दिखता है। के कारण ये कभी सौदे की बात नहीं करेंगे। के कारण अरे भैया, इंसान देखो, परेशान दोनों की बात आ गई, ठीक है। संजय राय आ गई, बात आ गई, संजय राय बात आ गई। आसिफ रिजवी आपकी भी बात आ गई, आप चिल्लाना बंद करिए, ठीक है। आसिफ रिजवी आप बात आ गई, ठीक है। संजय राय आ गई, आपकी बात अच्छे से आ गई, अच्छे से आ गई बात।
धर्म पर अटकी है, ये दोनों जातियों पर अटकी है। हम सबका साथ सबके विकास को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, थैंक यू, सबका साथ सबका। अरे रुको भाई, एक मिनट रुको आशुतोष, नो दिस इज नॉट द वे ना। एक बात और कहूं, 93 शायद बहुत लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि बहुत पुरानी घटना हो गई। 93 के जिस चुनाव का जिक्र संजय राय ने किया, मैंने वो चुनाव एक पत्रकार के नाते बहुत डीपली और सघनता के साथ कवर किया था। जब उसको इक्वेट करिए, उसको तराजू पर रखिए, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिए, 93 वो था, ढांचा गिरे जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुए थे। देश भर में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक विचित्र लहर थी। वैसी लहर भूतो न भविष्यति, ना उससे पहले कभी थी ना, उसमें इतना हो गया, ये बड़ी बात थी। ये भी ध्यान रखो तो अच्छी स्ट्रेटेजी बनेगी। खैर, ये बीजेपी का अपना चिंतन का विषय है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। अवधेश वर्मा भाई, कांग्रेस कह रही है कि जब आप लोग बीजेपी से मिल गए तो इनको मजबूरी में ये घोषणा करनी पड़ी बदायूं में। देखिए अमिताभ जी, मैं सभी पहले तो अमिताभ जी, मैं ये जने नेता इनसे कहूंगा कि जब आपकी इस समय चुनाव चल रहा है, बीच बीच में आपकी संपादकीय आती रहती है, अगर ये लोग सुने तो बहुत कुछ इनके समझ में आ जाएगा। जैसे अभी 93 की बात की है आपने, बहुत सही बात कही। 93 का वोट परसेंटेज देखो और बाबरी मस्जिद का जब ढहा था उसकी बात देखो तो शायद आपके समझ में आ जाएगा। और अभी आपने कहा कि दलित वोट छिटक गया माननीय काशीराम, अभी आपने आपके टीवी के नीचे पट्टी चल रही थी, एक बीएसपी के वर्कर ने गलती से भाजपा पर वोट दे दिया तो उसने अपनी उंगली काट दी। अंदाजा लगा ले कि वोटर कितना ज्यादा आज की डेट में अपने पार्टी के प्रति समर्पित है। ये अभी आपके नीचे पट्टी चल रही है। दूसरी चीज आपने जो एकदम कहा कि कांग्रेस ने इनको एकदम, आप समझिए अमिताभ जी, इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये लगा, इमरान मसूद जी जो इनके नेता एक धारदार थे, आपने देखा होगा कि वहां नसमुद्दीन ने भी थोड़ा सा बीएसपी, जिस दिन वोट खत्म हो रहा था, बीएसपी के खिलाफ एक बयानबाजी की थी, जो उनकी अपनी परंपरा है, उसकी जो हमेशा वो बोलते रहते हैं। इसके बाद इमरान मसूद ने जब पूरा देख लिया, पश्चिम यूपी में राहुल गांधी को लग रहा था यहां तो वोट एकदम हम एकदम त्रिकोणीय लड़ाई में है। जब इनको पूरा फीडबैक मिल गया भैया त्रिकोणीय लड़ाई वड़ाई में कहीं नहीं हुआ, गठबंधन पूरी तरीके से सबको सफाया करते हुए जा रहा है, तब इनको लगा कि करें क्या, तब आक्रामक हुए। और दूसरी चीज, कांग्रेस शायद ये भूल गई, कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए, जब यहां पे प्रियंका गांधी जिस दिन आई थी उनका रोड शो था, जब रोड शो था उस समय भी यही हमने आपके डिबेट में ये बात कही थी। प्रियंका ने कहा मैं लड़ाई लड़ने उत्तर प्रदेश में आई हूं, 2022 में सरकार बनाने आई हूं। 2022 की कभी बात करेंगे, कभी 2019 की बात करेंगे, कभी 2024 की बात करेंगे। अरे भाई आप अपना एजेंडा तय कर लो कि आपको लड़ाई लड़ना है, 22 का चुनाव लड़ना है, 19 का प्रचार करना है, 19 का। तो ये लोग ये सोच रहे हैं किस तरह आजादी है, लोकतंत्र है, और वोटर को लोकतंत्र है, लोकतंत्र की है, लोकतंत्र है। 2060 की भी तैयारी कोई आज कर सकता है, क्या दिक्कत है, लोकतंत्र है। रतन मणिलाल जी, इतनी बहस मुबाहिसा आपने देखी, 93 का भी जिक्र आ गया, 77 का भी जिक्र आ गया, जाति संतुलन भी आ गया, सामाजिक समीकरण भी आ गए। क्या लगता राहुल गांधी का सपा बसपा पर हमला एक, और दूसरा फिर मूल बात पर आता हूं, उत्तर प्रदेश में जब एक कंसोलिडेटेड अलायंस सामने हो तो बीजेपी को कंफर्टेबल होने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोटिंग टर्नआउट नहीं चाहिए? वो काम शायद 60, 62, 63% के मतदान से नहीं होता फिर सरलता से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि 70% के आसपास जब टर्नआउट होता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में वो वोटर बाहर निकल के आता है जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। वोटिंग के दिन भी उनको मौसम और तमाम सारी चीज़ों की चिंता रहती है और इस वजह से वो बाहर नहीं निकलते, और जिनका कमिटमेंट लेवल अपने पॉलिटिकल जो चॉइस है उसके प्रति उतना गहरा और उतना मजबूत नहीं होता, और वो उस दिन को आमतौर पे किसी और चीज़ में बिता देते हैं और वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलते। और ये कमिटेड वोटर जब निकल जाता है तो नतीजा फिर उनके फेवर में चला जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं ये जो आपने बताया कि राहुल गांधी के बयान से संबंधित जो बात है, आप याद कीजिए जब बिल्कुल पिछले करीब 4-5 हफ्ते पहले जब एक ट्वीट वॉर हुई थी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच में,
जब कांग्रेस ने ये कहा था अपनी तरफ से कि हमने भी 7 सीटें छोड़ दी गठबंधन के लिए, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, हमने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी, तो कांग्रेस ने कहा था हमने 7 सीटें छोड़ी हैं। तो उस पे मायावती जी का काफी एक तीखी प्रतिक्रिया आई थी कि हमारा वोटर भ्रमित ना हो, आपको याद होगा। और उस बयान मायावती जी ने कहा आप दूर रहो भैया, और से उतनी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, आप दूर रहो। बिल्कुल रतनमणि जी, बीएसपी लगातार ही इस तरह का संदेश देती रही, लेकिन एसपी ने नहीं दिया, सॉफ्ट अख्तियार कर रखा था रुख एसपी ने। लेकिन आज कांग्रेस ने वही रिएक्शन दिया है कि भ्रम की स्थिति ना रहे। कांग्रेस ने भी उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, राहुल गांधी ने खुद इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। अब जी जिन 2 मुद्दों पर हम यहां पर बहस चर्चा कर रहे हैं, एक राहुल गांधी का जो बयान, उसका अर्थ क्या है और अब जरूरत क्यों पड़ी और आगे की उनकी रणनीति क्या है। दूसरा, जो पोलिंग परसेंटेज की आपने बात कही, 2 नजरिए से देखें, 2 ही नजरियों से चिंता का विषय, बीजेपी के एंगल से देख ले या फिर यूं ही देख ले कि आखिर हमारा पोलिंग परसेंटेज इतनी कोशिशों के बाद भी 60-61 तक जाते जाते रुक क्यों जाता है। वही मैं कह रहा हूं, जब भी कोई बड़ा गठबंधन सामने हो किसी भी राज्य में और उससे जूझना हो, उससे लड़ना हो किसी भी पार्टी को, मसला केवल बीजेपी का और सपा बसपा का नहीं, तो मेरा अनुभव 3 दशक का जो चुनाव देखने का वो ये कहता है पोलिंग परसेंटेज हाई होना चाहिए, तब आप उसमें अपना शेयर बचा पाएंगे। केक छोटा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से मित्र लोग कर लें पार्टियों के। मेरी बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह रखिएगा। 23 मई को हम लोग फिर वापस चर्चा करेंगे और अगर मैं गलत होऊंगा तो माफी मांगूंगा इसी मंच पर, कब मानूंगा कि मुझे अभी समझ नहीं चुनाव की। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस दुविधा की शिकार रही। राहुल गांधी को अगर इसी रास्ते जाना था, कभी वाजपेयी जी ने लिखा था राह कौन सी जाऊं मैं, तो वही भाव रहा, राह कौन सी जाऊं मैं, आधा मन इधर आधा मन उधर। बोले नहीं हम सब एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब यही बोले। एक कभी राहुल जी का एक वक्तव्य मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश जी और मायावती जी के लिए बहुत हाईएस्ट रिगार्ड रखता हूं, और 15 दिन बाद आप कह रहे हो कि ये बर्बादी के प्रतीक हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस को अपना पाना खींचना चाहिए था। अब आपका भाव कुछ भी रहा हो, मैं नहीं जानता राहुल जी के अंतर्मन में क्या था, लेकिन एक संदेश तो यह भी जा सकता है कि भाई जब गठबंधन नहीं किया तो चिढ़ के बोल दिए कि हम भी गलत है, बताइए। और तीसरी बात कांग्रेस के लिए जो मुझे समझ आती है, चुनाव हमेशा अनिश्चितता का खेल है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 100% सही प्रेडिक्शन कर दे। 135 करोड़ लोगों के मन को कौन जान सकता है, और जो ऐसा दावा करता है वो आडंबर करता है, नेता हो या पत्रकार, सफोलॉजिस्ट। क्या मालूम 23 मई को शाम 6 बजे अपने फोन से उन्हीं नंबरों को ढूंढना पड़ जाए जिनको आज आप बर्बादी का प्रतीक बता रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार इन्हीं दोनों दलों की चिट्ठियों ने चलाई है, इन्हीं दोनों दलों की चिट्ठियों ने, नहीं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं चलती। उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हो, ये भाषा ठीक नहीं मुझे लगती। और सीबीआई का उल्लेख भी किया राहुल जी ने इशारों में, कहा ये लोग डरपोक लोग हैं दोनों दल। यही आरोप संजय राय की पार्टी मनमोहन सिंह के समय लगाती थी। संजय राय ठीक बात है ना, लगता था ना आरोप, तो इसका मतलब तब आप भी डराते थे। और जिनको आपको बाद में भविष्य में साथ लेने की संभावना है या इच्छा है, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए कि आपका नंबर देखे फोन में तो डिलीट कर दें।
और बाकी तो ठीक ही ठीक है। मायावती जी को जितना मैं जानता हूं, मायावती जी विलक्षण नेता हैं इस भारत में। संजय राय की पार्टी अच्छे से जानती है, नरसिंह राव जय जानते थे, सभी जानते थे। पता नहीं राहुल गांधी का वास्ता नहीं पड़ा इसलिए वो नहीं जानते। उनका दिमाग एक बार बन जाए ना तो नुकसान हो चाहे फायदा, वो करेंगी वही जो करना चाहिए। उतने बड़े नेता, उतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को मुझे लगता है भविष्य की खिड़कियां बंद नहीं करनी चाहिए थी, और गठबंधन के युग में तो कतई नहीं। जी। उधर नरेंद्र मोदी को देखिए, अमित भाई शाह को देखिए, वो मातोश्री चल के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश सिंह बादल क्या चले जाते हैं, साथी लोग हैं, झुक जाएंगे तो क्या। बिहार में 5 सीट कम ले ली, अपनी जीती हुई 5 सीट छोड़ दी कि गठबंधन बचे। उस समय ऐसी भाषा, कांग्रेस को चिंतन करना होगा। धन्यवाद। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस कंफ्यूजन में ही नजर आ रही है फिलहाल तो, और दिल्ली में भी अलग पचड़े में फंसी हुई है। धन्यवाद आप सभी का इस खास बहस में, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।